जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द करेंट अफेयर्स क्लासेस। टुडे वी हैव दिस टॉपिक्स। सबसे ज़्यादा मुद्दा अभी क्या है? सीरिया में कूप हुआ है एंड उसको कूप लिखा होता है, पढ़ते कू है, COUP, ठीक है, मतलब तख्ता पलट यही होता है। तो वहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने कैप्चर कर लिया है। वहाँ का पावर डायनेमिक्स ऐसा है कि सिया सुन्नी का मैटर है। अभी जो थे दैट वाज द शिया रूलर असद, लेकिन सिया डोमिनेंट जो मेजॉरिटी है सुन्नीज है, पर इनके फादर ने कैप्चर किया था एंड कंटिन्यूसली 54 ईयर्स से ये लोग रूल कर रहे थे और डिक्टेटरशिप इनके खिलाफ कोई भी नहीं उठ पाता था और काफ़ी जो भी बोलता था उसका ऑपरेशन रिप्रेशन ये सब होता रहता था। तो दिस वाज द केस। अभी जो फोर्स जीता है वो अलकायदा का ही एक ग्रुप है, अल नुसरा उसका नाम था, लेकिन अपने आप को ये अलग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टोरी है वहाँ का। सीरिया कहाँ पे है? इजराइल को टच करता है, लेबनान ऊपर है, इधर से इजराइल टच करता है, ठीक है, और उसके नीचे जॉर्डन है, जॉर्डन के पीछे उधर इराक बोल रही थी ना, इराक भी है, ओके। तो इनका एक सीरिया का बहुत फेमस जगह है गोलन हाई। गोलन हाइट को जीत लिया है इजराइल ने। पहले गोलन हाइट जो था वो सीरिया का पार्ट था। 1967 में जो युद्ध हुआ था उसमें सीरिया का ये वाला पार्ट इन्होंने कैप्चर करके रखा। इसी बात पे, इसी मुद्दे पे ये लड़ते रहते हैं। एक बार मैप खोलिए आप लोग, चलिए अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो जस्ट ओके ये अब वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ओके। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द एक्विटल ऑफ एक्स IPS ऑफिसर संजीव भट्ट इन 1997 केस है। संजीव भट्ट बहुत फेमस। एक केस में संजीव भट्ट पे ये था कि इन्होंने किसी को उठाया था, किसी गवाह को जो ऑलरेडी अंदर जेल में था, उसको टॉर्चर किया था, उसके बाद डेथ हो गया था। फिर एक और आरोप लगा था कि एक लॉयर्स के जैसे गाड़ी में जबरदस्ती इन्होंने ड्रग्स लग के उसको फंसा दिया था, फैब्रिकेट किया था, ये सब चीजें थी, ठीक है। तो अभी तो जो हुआ है उस केस में हुआ है जिसमें इन्होंने टॉर्चर का केस था कि टॉर्चर करके डेथ हो गया था, ठीक है। तो दिस वाज द केस। ये इस केस का बात बता रहा हूँ, दिस इज द स्टोरी। रियलिटी क्या है नहीं पता है। ये लोग ये बोलते हैं कि ऐसा उन्होंने बोला था। नाउ वी विल सी दैट सीरिया क्राइसिस। वहाँ का जो सीरियक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, जैसे हिंदुइज्म में बहुत टाइप के हिंदुइज्म होता है, सैविज्म है, वैष्णविज्म है, शक्तिइज्म है, होता है ना, जो दुर्गा जी का रूप है उसको जो फॉलो करते हैं, जो विष्णु जी को फॉलो करते हैं उनको वैष्णविज्म। ऐसे चर्च जो ब्रिटेन है और ये इनका क्रिश्चियनिटी है उसमें डिफरेंट फॉर्म है। एक फॉर्म तो बहुत फेमस है कैथोलिक, जो सबसे ऑर्थोडॉक्स है, फिर प्रोटेस्टेंट है, और एक और जो फॉर्म है फेमस है सीरियक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये बहुत क्लोज जो होता है कैथोलिक के करीब होते हैं। कैथोलिक का मतलब बहुत जो ओरिजिनल टीचिंग है क्राइस्ट का उसको ये लोग फॉलो करते हैं। कैथोलिक भी बहुत ट्रेडिशनल जो ऑर्थोडॉक्स है उसको फॉलो करते हैं। जो प्रोटेस्टेंट है वो रिफॉर्म्ड फॉर्म है, वो नया फॉर्म है। जैसे आप हिंदुइज्म में भी पढ़ते होंगे कि पुराना ओल्ड ट्रेडिशन है और नया ट्रेडिशन में जैसे आर्य समाजिस्ट हो गए, आर्य समाज वाले लोग हो गए, वो थोड़े से रिफॉर्म की बातें करते हैं, होता है ना। तो रिफॉर्म्ड वाला जो है क्रिश्चियनिटी में कौन सा है? प्रोटेस्टेंट है। कौन सा है? प्रोटेस्टेंट, ठीक है। इसको किंग ऑफ इंग्लैंड ने प्रमोट किया था, ओके। रिफॉर्म जब मूवमेंट हुआ था तब इसका उदय हुआ था। सीरियक वाला ऑर्थोडॉक्स है, अगेन ये ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते हैं। देन वी विल सी दैट द चैलेंज इन प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर को लेके स्टेट्स का जो अभी तक उपलब्धियां है वो लोग काउंट तो करा देते हैं फिंगर टिप्स पे कि ये हमने दिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि तमिलनाडु जैसा स्टेट जो अपने आप को कहता है कि हम हर घर में वाटर, प्यूरिफाइड वाटर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, पोर्टेबल वाटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, अभी भी वहां पे डायरिया का केसेज है। डायरिया कैसे होता है? डायरिया का नाम सुना है? क्या होता है डायरिया में? लूज मोशन होता है और फ्रिक्वेंटली यू हैव टू गो टू द वॉशरूम, यही होता है ना। फ्रिक्वेंटली आपको शौचालय में जाना होता है, शौच, दिस इज द यही होता है। और इसमें क्या होता है? बुखार लगने के चांसेस होते हैं, पेट में दर्द होता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। उसमें आप क्या पिलाया जाता है एज द सोल्यूशन? बहुत फेमस है ORS, सुना होगा, तुरंत ORS ला के लोग पिलाते हैं, ठीक है। ये सब कॉमन चीजें हैं, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ओके। द इश्यू ऑफ द इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेज एमिशन। तो यहाँ पे ये डिस्कस होगा कि जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी वहाँ पे एमिशन जो होगा ज्यादा होगा।
अब हम इंडिया में ये कह रहे हैं कि हमने इसको डीकपल्ड कर दिया है। डीकपल्ड का मतलब होता है कि हम ग्रोथ तो करा रहे हैं, लेकिन जिस रेट से ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उतने तेजी से एमिशन नहीं हो रहा है। एमिशन का मतलब जो CO2 एमिट होता है ना, जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन, यही सब होगा। ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा आप माल इधर से उधर पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शिप में आपका ट्रेड होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब यही होता है ना आज के ज़माने में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इसमें अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की नीड होगी ना। जो भी मशीन चलेगा, बिजली चाहिए। और बिजली कहाँ से प्रोड्यूस होती है? कोल से, डीजल से, पेट्रोल से, यही सब होते हैं, या गैस से। ये सब का यूज होगा तो कहीं ना कहीं एमिशन होगा, CO2 होगा। लेकिन इंडिया क्या कह रहा है कि हमने जिस तरीके से ग्रोथ किया है, जो ग्रोथ का रेट है हमारा, उस तेजी से, उसके हाफ तेजी से एमिशन ग्रोथ हो रहा है। मतलब हमने अब इन दोनों को अलग कर दिया है। जैसे नॉर्मल माना जाता है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एमिशन ज्यादा होगा। इन्वायरमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। समझ में आ रही है ये चीजें? इंडस्ट्रियल कंट्रीज क्या करते थे? ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाते थे, तभी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री का मतलब ज्यादा से ज्यादा CO2, मेथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। तो हम कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा इसको अलग कर लिया है, और अलग इसलिए कर लिया है क्योंकि हमने रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कर दिया है, ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये सब चीजें इस आर्टिकल में डिस्कस हुई है। तो ये GS पेपर 3 का भी पार्ट होगा, जहाँ पे इन्वायरमेंट की बात होगी। GS पेपर 3 में इकोनॉमी की बात होती है, दोनों से रिलेटेड है। GS पेपर 3 से दोनों रिलेटेड है। ओके। गैमिफाइज इंडिया स्किलिंग इनिशिएटिव, यहाँ पे बात हो रही है कि गैमिफाइंग, गैमिफाइंग का मतलब क्या होता है? गेम से रिलेटेड है। गेमिफाई, गेमिफाई का मतलब होता है जब स्किलिंग आप किसी को समझा रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन नहीं, कुछ आप सिखा रहे हैं, कुछ बनाना, कुछ रिपेयरिंग करना सिखा रहे हैं उनको, या आप किसी को गाड़ी बनाना सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो वो गेम के जैसे होना चाहिए। एक तरीके से आप उसको खेल खेल के जैसे लें, और उसके बाद उसमें इंसेंटिव भी दें, तो वहाँ पे वो ज़्यादा आदमी इंटरेक्टिव तरीके से उसको करता है। और साथ साथ अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वर्चुअल मॉड का यूज कर ले। वर्चुअल मॉड का मतलब होता है, कभी किसी को गेम खेलते देखा है, हेडफोन लगा के एकदम बटन दबाते रहते हैं, उनको लगता है कि हम ही गोली चला रहे हैं, एकदम फीलिंग आती है। ये वाला गेम खेला है? नहीं खेला है, लेकिन आप कभी लगा के देखिएगा। अरे 3D मूवी देखा है? 3D मूवी तो देखा होगा ना, वो चश्मा पहन के हॉल में, वो भी नहीं देखा है? और क्या बता सकता हूँ। मतलब अगर नहीं देखा है तो आप लोग देखिए, उसमें ऐसा फीलिंग होता है ना कि आप ही लड़ रहे हैं, आप उस टीवी के अंदर हैं, आप एकदम एक्चुअल में वैसा महसूस करते हैं। जैसे 3D मूवी देखते हैं तो आपको लगता है कि चीजें आपके चारों तरफ चल रही है, आप बीच में हैं, यही फीलिंग आती है। तो जब वर्चुअल मॉड का यूज करते हैं तो जो लर्निंग होता है, आपको लगेगा आप बना रहे हैं, आप उसमें मैकेनिकल के जैसे चले जाएंगे, आप बनाएंगे, पर वो वर्चुअली होगा, रियल में नहीं होगा। आप कुछ कर रहे होंगे, लगेगा कि हाँ पहिया हमने खोला है, उसके अंदर आपने जो उसके रिंग्स हैं वो चेंज किए हैं, लेकिन रियलिटी में आप नहीं कर रहे होंगे, वो सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपको आवाज वाज सुनाई दे रहा होगा, आपको टोटली उस मॉड में इंटो कर दिया जाएगा। ओके, दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है कुछ वर्चुअल मॉड क्या होता है? कभी आप लोग गेम खेल के देखिए, मैंने भी नहीं खेला है, लेकिन लोगों को देखता है, वो लोग बगल बगल में खड़े हो गए, मार मार ये दाएं दाएं दाएं, वो मार रहा होता है, एकदम फील कर रहा होगा, ऐसे ऐसे चला रहा होगा। खेला तो मैंने नहीं, उन लोगों को देख के लगता है कि हाँ कुछ तो ये लोग घुस गए अंदर ही, हमें नहीं देख रहे हैं। तो दैट इज द कंडीशन। वैसे ही हम ट्रेनिंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस विल बी पार्ट ऑफ GS पेपर 3, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये देखा गया कि स्किलिंग के कारण लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ पे इंडस्ट्री ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास वर्कर उस गुण ही नहीं है जो हमारी फैक्ट्री में काम कर पाए, और हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हमें जॉब ही नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं है। दोनों लोगों का दिक्कत है। फैक्ट्री वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लोगों के पास स्किल ही नहीं है तो जॉब कहाँ से दें, और हम लोग कह रहे हैं कि जॉब ही नहीं क्रिएट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्किलिंग सिस्टम है, या जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ओवरऑल यहाँ पे थोड़ी सी चेंज करने की बात हो रही है। तो उसमें हम गेमिफाई करेंगे, और थोड़ा सा वर्चुअल मोड में चीजों को लर्निंग प्रोसेस में लाने की कोशिश करेंगे। देन वी विल सी दैट द संतूर डैम फ्लोड। संथानूर डैम ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में अभी देखिएगा फेंगल साइक्लोन आया था, और फेंगल साइक्लोन के कारण काफी बारिश आई है, और बारिश के कारण डैम में पानी का लिमिट बहुत हाई पे चला गया है। होता है ना कि रिस्क लिमिट को क्रॉस कर गया है, तो वो तेजी से पानी छोड़े। अब पानी डैम में अगर इकट्ठा है, तेजी से आप छोड़ेंगे तो नीचे बाढ़ आएगा ही।
डैम कहाँ बनाते हैं, थोड़ा ऊपर जगह पे बनाते हैं, फिर नीचे कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वहाँ पे सडनली फ्लड आया है, तो उसको लेके यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है। ओके, देन वी विल सी दैट द प्लेस ऑफ चैरिटी इन एन अनइक्वल सोसाइटी। यहाँ पे है कि आप देखिएगा कोई कोई, आप बिल गेट्स का देखिएगा या वॉरेन बफेट का केस है, वहाँ पे वो लोग पहले कमाते हैं फिर पैसे दे देते हैं और ये दिखाते हैं कि चैरिटी करते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि सिस्टम ही ऐसा है कि किसी को बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की जरूरत पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं और किसी के पास कुछ नहीं होता है, तो आप चैरिटी करने के बाद भी आप समाज को इक्वल नहीं बना पाते हैं। कहीं ना कहीं समाज को इक्वल बनाने के लिए सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट ने अपना लाखों में मिलियन डॉलर्स को दे दिया है चैरिटी में, लेकिन यहाँ पे हो रही है कि देने का फायदा क्या है, वो तो कहीं ना कहीं उनके फिर वो जो प्रोफेशन है उससे जुड़ा हुआ है। सिस्टम ही ऐसे बनना चाहिए, पॉलिसी ही, कि कोई किसी का मोनोपोली ना हो। जैसे इसमें ये डिस्कस किया है कि बिल गेट्स को आप लोग जानते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट होता है उसका उन्होंने डेवलप किया था, जो हम लोग लैपटॉप में जो मेन सॉफ्टवेयर होता है यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उसी के थ्रू होता है, तो उसका उन्होंने किया था और उनकी मोनोपोली थी बहुत सालों तक, किसी और को एंट्री ही नहीं मिल पाई थी। अब अकेले आप कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप जैसे चाहे वैसे बेचें, जिस पैसे में चाहे जितना बेनिफिट चाहे उतना ले लें, तो ये था, वो मोनोपोली था, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन नहीं है, तो इक्वली कोई और एंटर नहीं कर पा रहा है। आर यू गेटिंग ना? जैसे अंबानी के पास इतना पैसा हो जाए कि वही हर जगह दुकान खोल के रख दें, तो कहीं ना कहीं और सब दुकानें गायब हो जाएंगी, और सब दुकानें गायब हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जितना वो प्रोड्यूस करेंगे, जो जॉब अगर प्रोड्यूस करेंगे, उससे ज्यादा जॉब लॉस होगा। होगा कि नहीं होगा? इनइक्वालिटी आएगी जब लोग अगर केवल वर्कर बन के रह जाएंगे। ऐसे है छोटे छोटे दुकान है तो सब कोई थोड़ा अपना मालिकाना हक दिखाता है, थोड़े थोड़े अपना वो दिखा लेते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एक ही आप इंडस्ट्री को ग्रो करने देते हैं तो फिर लोगों के पास पहली बार चॉइस कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही मोनोपोली दिखाएगा, दूसरा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो अच्छा प्रोड्यूस कर देता कुछ, लेकिन ये है कि वो उनसे ग्रोथ ही नहीं करने देगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री इनिशियल स्टेज पे उसको ग्रो होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है, तब वो इंडस्ट्री ग्रो करती है। लेकिन इनके पास इतना मोनोपोली है कि वो टाइम ही नहीं देंगे, उसको कभी उसका प्रोडक्ट बेचने ही नहीं देंगे। जब वो बेचना स्टार्ट करेगा तब वही प्रोडक्ट ये लोग बहुत सस्ता बेच देंगे, बाद में जब वो गायब हो जाएगा तो 3 गुना रेट कर देंगे। अभी आप लोग देखेंगे, जियो स्टार्ट हुआ था फ्री में 3 महीने, अभी आप देख ही रहे हैं कितने तेजी से इनका इंक्रीज हुआ है चार्जेस। तो दैट इज द केस। वही बोले हैं कि चैरिटी अलग चीज है, लेकिन चैरिटी जो अनइक्वल सोसाइटी में होती है, ये सोसाइटी ही इक्वल होना चाहिए। सिस्टम अगर सही से रहे तो ये चैरिटी का वो चांस ही ना आए। उस समय हम सब जगह इक्वालिटी बना देंगे। एटलीस्ट लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो दूसरे के चैरिटी पे डिपेंडेंसी ना हो। कम से कम खाने पीने रहने के लिए इतना तो सबके पास होना चाहिए। वो वाली स्टैंडर्ड लाइफ सबके पास आ जाएगी। उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। Then we will see that the delay in the forming of the government in Austria. ऑस्ट्रिया कहाँ पे? यूरोप में है। वहाँ पे अभी देखते हैं कि जो नॉर्मल ये पॉलिटिकल पार्टीज थे उनमें काफी गिरावट आ गया है, और एक फार राइट ग्रुप था, फार राइट पॉलिटिकल पार्टी था। फार राइट का मतलब समझते हैं ना? राइट विंग, ट्रेडिशनल, जो किसी चीज को, एक्सट्रीम चीज को लेके आगे बढ़े, खासकर वो धर्म से रिलेटेड हो सकता है। ये लोग भी धर्म से ही रिलेटेड हैं। ये लोग भी मस्जिद वस्जिद बंद करवा दिए हैं। इनका जो ऑस्ट्रिया में जो अभी जीत के सबसे बड़ी पार्टी आई है, और भी इन लोगों का आइडियोलॉजी है वो बहुत ही फार राइट है, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रहा है। वो लोग इतने मेजॉरिटी में नहीं आ पाए हैं कि खुद का गवर्नमेंट बना पाए, और जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी उनको जो मेजॉरिटी है, जो सीट्स है, काफ़ी कम मिला है। यही यहाँ पे डिस्कशन है। Then we will see that the terms return is a nightmare for the China and Europe. Nightmare का क्या मतलब होता है? बुरा सपना। किसके लिए है? चाइना, यूरोप। चाइना से वो कह रहे हैं कि हम चाइना का सारा टैरिफ बढ़ा देंगे, दुगुना तिगुना कर देंगे। फिर यूरोप को क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि नाटो को हम पैसा नहीं देंगे। नाटो को अगर चलाना है, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक ग्रुप है जो कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है कि युद्ध हुआ तो यूरोप और ये यूएस सब मिलकर लड़ेंगे। नाटो का तो नाम सुना होगा ना, काफी न्यूज में होता है। जैसे होता है कलेक्टिव डिफेंस होता है। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये कुछ कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना है, और ये मानते हैं, खासकर यूरोप एंड यूएस, कनाडा, ये लोग आपस में है कि अगर किसी भी देश पे कोई अटैक करता है तो मिलके नाटो लड़ेगा। और नाटो की फंडिंग सब मिलके करते हैं। पूरा यूरोप करता है, पूरा यूएस करता है। अभी तक ये था नाटो में जो फंडिंग होती थी, यूएस की दबदबा था, डोमिनेंस था, तो यूरोप ही ज्यादा पे करता था। लेकिन अब यूएस का डिक्लाइन हो रहा है, मैक्सिमम यूएस पे करता था,
यूरोपियन कंट्रीज सिर्फ हाँ में हाँ भरते थे, पेइंग कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन ट्रम्प कह रहा है कि जब सबका सुरक्षा दे रहा है तो आप लोग भी पे कीजिए ना, ये है ट्रम्प का। और कह रहे हैं जो अगर पे नहीं करोगे तो हम यूएस भी पे नहीं करेगा। तो नाटो को क्राइसिस आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ पे क्या है। यूरोप को क्या दिक्कत है ट्रम्प के आने से, नाटो को फंडिंग नहीं करने जा रहे हैं। और भी उनका जो पॉलिसी है, जैसे रस्सा को लेके ज्यादा उतना नहीं है, जैसे रस्सा के खिलाफ यूरोप जनरली रहता है, लेकिन इनका है कि हम वो पुतिन से भी कहते हैं ठीक है यारी दोस्ती किया जा सकता है। लेकिन चाइना के लिए दिक्कत है, चाइना को ही ये मेन अपना वो मानते हैं राइवलरी। चीजें क्लियर हो रही हैं, तो उसको लेके यहाँ पे बोला गया है। चंडीगढ़ लीड्स टू इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉज। अभी 3 क्रिमिनल लॉज हमने पास किए हैं, पुराने जो हैं उनको चेंज किया। कौन कौन सा वो क्रिमिनल लॉ है? 3 का कई दिन हम लोग डिस्कस करते थे, बीच में 2 महीने हो गए पर डिस्कस किया है क्लास में। क्या था 3? इंडियन पेनल कोड को चेंज करके हमने क्या बनाया है? भारतीय न्याय संहिता, कुछ ऐसा पढ़ रहे थे एक दिन। और क्या पढ़ा था? भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यही है ना? जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो ये है ये हमारा एविडेंस एक्ट था, उसको हटा दिया और उसको लाके हमने 3 नया बनाया। सबसे पहले जो कंप्लीट रूप से इंप्लीमेंट किया है वो चंडीगढ़ है। पीसीएस में ये पूछा जा सकता है कि पहला स्टेट जिसने कंप्लीट तरीके से तीनों लॉ को इन्फोर्स किया। इन्फोर्स मतलब पूरा, अभी जो स्टेट है वो पुराने लॉ को भी थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं और नए वाले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी सडनली चेंज नहीं किया, लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आया है? चंडीगढ़ से आया है। 3 लॉ, जब हम जैसे इंडियन पेनल कोड को अभी क्या बदला है? भारतीय न्याय संहिता, इसमें ये लिखा गया है कि कोई भी क्राइम को डिफाइन किया गया है कि अगर कोई चोरी का डिफिनीशन क्या होगा तो उस लॉ में वो लिखा गया है। ठीक है, अगर आपने कोई लॉ ट्रैफिक का वायलेट किया तो क्या लॉ है जैसे ट्रैफिक का, वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें पनिशमेंट लिखा हुआ है कि किसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, मर्डर का क्या पनिशमेंट होगा, डकैती का क्या होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है? भारतीय न्याय संहिता। और क्या है? भारतीय साक्ष्य संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता में ये बोला गया है कि अगर आप एविडेंस कलेक्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। जैसे मानिए मर्डर हुआ, मर्डर के बाद क्या स्टार्ट होगा? उसका ट्रायल स्टार्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। तो आप मर्डर सीन पे जाएंगे, आप चीजों को उठाएंगे, किस तरीके से रखेंगे, किस तरीके से पेश होगा कोर्ट में, क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं होगा, वो हमारी भारतीय साक्ष्य संहिता में है। इसके पहले वो क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से वो था। क्लियर हो रही है? और उसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि जो गुनाहगार को आपने पकड़ा है उस तरीके को आप उसको किस तरीके से कोर्ट में पेश करेंगे, क्या तरीका होगा, किस तरीके से बेल का प्रोसीजर होगा, वो किस में है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको पहले कहते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। समझ में आ रहा है? तीनों का अलग अलग है। एक लॉ में आपका लिखा है कि क्या क्राइम को डिफाइन किया गया है, उसका पनिशमेंट क्या होगा, दूसरे में किस तरीके से आप एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, और तीसरा जो एक्ट है उसमें किस तरीके से ट्रायल चलेगा, किस तरीके से प्रोसीजर चलेगा आगे का, कि कितने दिन पे अगर सम्मन आया है तो किस तरीके से, जो मानिए जुडिशियल कस्टडी में ना, उसको किस तरीके से ले जाया जाएगा, बीच में अगर कुछ कोई उससे मिलने आता है तो किस तरीके से सब प्रोसीजर होगा, ये होता है ना। वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो उसको पहले हम कहते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें है। Then we will see that the Burkina Faso military junta appoints new prime minister। तो यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर है, पीसीएस में काम हो सकता है, ये आ सकता है। Then we will see that the Ghana farmers leader Mahana wins presidential election। तो ये सब चीजें चेंज हो रही है, तो पीसीएस में ये सब काम आएगा, ये हमारे यूपीएससी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूडान रिस्क्यूअर्स says 21 killed in the selling of the खार्तूम फ्यूल स्टेशन। तो खार्तूम वहाँ का कैपिटल है। सूडान में अभी सिविल वार चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूडान का कैपिटल क्या है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके। ऑस्ट्रेलिया पीएम टर्म्स द सिनेगॉग फायर एन एक्ट ऑफ द टेररिज्म। तो सिनेगॉग क्या होता है? सिनेगॉग जैसे हमारा टेम्पल होता है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनका चर्च होता है, जो सिख होते हैं उनका क्या होता है? गुरुद्वारा होता है। जो यहूदी होते हैं, इजराइल में कौन है? यहूदी ज्यूस, उनका क्या होता है? सेनेगॉग होता है, उनके मंदिर को हम सेनेगॉग कहते हैं। तो यहाँ पे अटैक हुआ है, उसको इन्होंने कहा है कि दिस इज द टेररिज्म एक्टिविटीज। ये जो ज्यूस है उनके खिलाफ आप एक तरीके से घृणा फैला रहे हैं। क्लियर हो रहा है?
नाउ वी विल सी ऑल इन द डिटेल, ये वन बाय वन करते हैं। पहले पेज पे आज ये है एक स्कीम है बीमा सखी योजना, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने इसको दिया है। दिस इज फॉर द 2 लाख वुमेन को हम टारगेट कर रहे हैं फॉर द 3 years सेल्फ रिलायंस। हम क्या देंगे उसमें, वहां पे हम ट्रेनिंग देंगे एंड अवेयरनेस फैलाएंगे, ओके। और एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 10th पास होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, नाम क्या है, बीमा सखी योजना, सिर्फ दिमाग में होना चाहिए। व्हाट इज दिस, यहाँ पे हम इंश्योरेंस इंश्योर करेंगे। दिस इज फॉर द 2 लाख वुमेन को हम इसके अंडर में ले रहे हैं एंड द ड्यूरेशन जो होगा दैट इज विल बी फॉर द। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है, ओके। तो वहाँ का जो ग्रुप है, जो आतंकवादी संगठन है जिन्होंने करा है, उसका नाम है हयात तहरीर अल शाम, ठीक है। ये पहले किससे एसोसिएटेड थे, दे वर द पार्ट ऑफ द अल कायदा। अल कायदा का नाम सुना है, ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है, नहीं सुना है, ओसामा बिन लादेन का नाम नहीं सुना है। आतंकवादी था, अफगानिस्तान में यूएस से जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने ही जो यूएस पे अटैक किया था 2001 की बात है, 2001 में अटैक किया था ना यूएस पे, तो वो अटैक हुआ था बाय द ओसामा बिन लादेन। तो तभी से ओसामा बिन लादेन पे बहुत सी पिक्चर भी आई है। ओसामा बिन लादेन का अलकायदा हमेशा न्यूज में रहता है। उसी का एक पार्ट था हयात तहरीर अल शाम, ठीक है। जो कैपिटल है सीरिया का दैट इज दमास्कस, ओके। और दूसरा बड़ा सिटी एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे, दमास्कस पे अटैक के पहले वहां पे अटैक किया था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट सिटी, अलेप्पो। अलेप्पो पढ़ा था ना। जो वहां के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद नाम था, ये भाग गए हैं, अभी पता चला है कि भाग के कहां पे गए हैं, रशिया में, मॉस्को, कैपिटल ऑफ द रशिया। अब इससे झटका किसको लगा है, रशिया एंड ईरान को, क्योंकि ये इनको सपोर्ट कर रहे थे। इनके पिताजी और ये मिलके पिछले 54 साल से डिक्टेटरशिप कर रहे थे और लोग वहां पे थोड़े से, अब जहां पे भी डिक्टेटरशिप हो जाता है तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। जो इनका पहले का नाम था नुसरा फ्रंट नाम था, नुसरा फ्रंट, अल कायदा से एफिलिएटेड है। हयात अल शाम पूरा नाम क्या है अभी इनका, समझ में आ रहा है क्या हुआ है सीरिया में, क्लियर हो रही है क्या, क्या किसके किसके बीच लड़ाई थी, सिया सुन्नी, कौन अभी वहां पे जो पावर में थे दैट वाज द सुन्नी, इसीलिए सिया, तभी तो ईरान सपोर्ट कर रहा है। ईरान इज द शिया कंट्रीज, सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्री, ठीक है। ये जो मिलिटेंट ग्रुप है दिस इज एफिलिएटेड टू द सुन्नी ग्रुप, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हम असली वाला इस्लाम वो करेंगे, जैसा होता है ना, अभी देखिए लड़ाई करने वाले आपस में भी लड़ेंगे। अब मुस्लिम मुस्लिम को मार रहे हैं यहाँ पे, नहीं हम लोग आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम हिंदू को मारता है या ये सब चीजें, लेकिन यहाँ पे तो अपने आप को भी तो मार रहे हैं। तो ये है कि ये आइडियोलॉजी होती है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ कम, आइडियोलॉजी ज्यादा लड़वाती है। जैसा अभी हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदूज के साथ साथ मुसलमानों को भी मार रहे हैं जो सपोर्टर हैं इनके शेख हसीना के। वहां पे आइडियोलॉजी काम हो रही है ना, क्योंकि हिंदूज व सपोर्टर ऑफ द शेख हसीना। बांग्लादेश में यही हो रहा है ना, जैसे अभी जिस तरीके से न्यूज फैलाया जा रहा है कि हिंदूज को मारा जा रहा है, लेकिन एक तरीके से ये भी देखा जाए, अगर क्लियर पिक्चर देखिएगा तो वो जो मुस्लिम सपोर्टर हैं शेख हसीना के उसको भी तो मार रहे हैं, लेकिन चीजों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि डिफरेंट पिक्चर हो जाता है। यहाँ पे देखिए मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है, तो आइडियोलॉजी में दिक्कत है, धर्म में दिक्कत नहीं है। वेयर इज द मेन इश्यू, आपस में पूरा आप देखिएगा, अभी इजराइल से लड़ाई नहीं हो रही होती है, पूरा वेस्ट एशिया में ये मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे होते हैं। इराक, ये ईरान और ये जो सऊदी अरबिया है एक दूसरे में आतंकवादी विस्फोट कराते हैं। आप देखिएगा अभी बलूचिस्तान में जितना आतंकवादी वो होता है अटैक, उतना भी इंडिया में कश्मीर में नहीं होता है, बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द बलूचिस्तान या जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। बलूच अपने आप को अलग समझते हैं, इधर वाले पाकिस्तान जो पंजाबी हैं वो अपने आप को अलग समझते हैं। पाकिस्तान में ही इतने ग्रुप हैं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो दिस इज द मेनली विद द एसोसिएशन एंड द पावर स्ट्रगल। पावर जो होता है वही चीजें होती हैं, ठीक है।
यूएई एंड इजिप्ट जो है ये इस ग्रुप के थोड़े से अगेंस्ट में है, तो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। और कुर्दिश जो है, कुर्दिश एक ट्राइबल एरिया है टर्की जो है, और सीरिया और इराक का जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पे कुर्दिश रीजन है। एक वो अलग कम्युनिटी है, वो अलग देश की मांग करते हैं, उनकी अलग ही लड़ाई चल रही है, वो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं। वो कई जगहों पे फैले हैं, जैसे इंडिया में नागाज है ना, नागाज नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है, म्यांमार में भी है। और उनका क्या डिमांड होता है, नागालैंड एक अलग देश मिला बना दे, सारे रीजन से लेके नागाज असम में भी हैं। तो वो उनका डिमांड जैसे रहता है ना कि सारा का हमारा एरिया एक करके हमें नागालैंड बना दीजिए, अलग देश बना दीजिए। कुर्दिश का भी यही डिमांड होता है, दे आर आस्किंग फॉर द सेपरेट कंट्रीज। और इनका रीजन जो है वो 3-4 देशों में फैला है। कुर्दिस्तान तुर्की में भी फैले हैं, सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं। तो इन सब जगहों से वो मिला के अपना अलग वो भी लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ये HTS के खिलाफ लड़ रहे हैं। व्हाट इज द HTS? हयात तहरीर अल शम, अभी पढ़े ना, इसी ने ही तो सीरिया में अपना कायम किया है, यही ग्रुप ऊपर ही तो है, तहरीर हयात तहरीर अल शाम। पीछे से पूछ सकता है ये कि ये ग्रुप है किससे एसोसिएटेड है, 4 ऑप्शन दे देगा। संजीव भट्ट की कहानी बता, इनको किस केस में अभी अंदर है। देखिए IAS बनने के बाद भी लोग सुखी नहीं रहते, इनका हालत देख रहे हैं, जेल ही जेल में रह रहे हैं। ये है कि उसके बाद भी आपको कहाँ किसके तरफ से बोलना है ये भी पता होना चाहिए। ओके, ये लोग ज्यादा मजबूत रहते हैं। अब ये अपने आप को, ये इसका एग्जाम्पल आप कई जगहों पे दे सकते हैं, जैसे एथिक्स में आप यूज कर सकते हैं कि कुछ ऑफिसर्स जो अपने इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए जॉब को भी गंवा देते हैं, जेल में भी जाते हैं, तो इनका नाम आता है। वैसे जो गवर्नमेंट इन द पावर है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन जो एग्जाम्पल दिया जाता है इनको एक बढ़िया भी एग्जाम्पल दे दिया जाता है। ये भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो आप IPS में जाते हैं या किसी भी सर्विसेज में जाते हैं तो दिक्कतें क्या क्या होती हैं, तो चैलेंज भी होता है। तो ये कंटिन्यूसली ही इज फेलिंग सो मच केसेस। और इनका मेन था कि 2002 में भी इनके खिलाफ केस चल रहा है कि इन्होंने एविडेंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया था, फैब्रिकेशन। किससे रिलेटेड था? गुजरात का जो गोधरा का केस था 2002 का, उससे रिलेटेड है। अभी जो इनको चल रहा है, इनको लाइफ सेंटेंस दे दिया गया था, अभी 20 साल का भी सजा ये भुगत रहे हैं। और एक में था कि इन्होंने किसी लॉयर के बैग में ड्रग रख के उसको फ्रेम किया था। होता है ना नकली रूप से कि आप गए किसी गाड़ी में, किसी से झगड़ा हो गया और आपके पास पावर है तो आप क्या करें, जबरदस्ती उसको पकड़ के लाए और अपने आप हवलदार से बोल दें कि लिख दो कि ड्रग है, आपके पास पहले से ड्रग पड़ा है, वो आप गाड़ी में ले जाके रखवा देते हैं। होता है, ये केस इन पे रखा है। अब सही क्या है वी डोंट नो। ओके, दूसरा इन पे है कि ही वाज कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर किया था। एक ऑलरेडी कोई प्रिजन में था, इन पे आरोप है कि इन्होंने टॉर्चर किया था, उसके बाद उसका डेथ हो गया था। तो दूसरा केस इस पे ये लाइफ टर्म के लिए थे, ठीक है। लेकिन अभी तो एक्विट कर दिया, यही है कि एक्विट किया, लेकिन कितने दिन तो जेल में रहना पड़ा ना। कोर्ट ने तो छोड़ दिया कि एविडेंस नहीं है तो छोड़ दिया, लेकिन झेलना पड़ जाता है आपको। सीरिया का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है, यहाँ पे आए हुए थे, वहाँ के जो है उनको पैट्रियार्क ऑफ एंटियोक कहा जाता है, जो हेड होते हैं। पैट्रियार्क का मतलब ऐसे तो होता है पित्त सत्तात्मक, लेकिन यहाँ पे है कि जो मालिक होता है उनके चर्च का, दैट इज नोन एज द पैट्रियार्क ऑफ एंटियोक। दिस इज द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ द क्रिस्टियनिटी। क्रिस्टियनिटी के कुछ है, लेकिन क्रिस्टियनिटी का एक जो ब्रांच है दैट इज द सीरियाक ऑर्थोडॉक्स चर्च और द सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च। ओके, तो मेनली दे आर एसोसिएटेड विद द इनिशियल टीचिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट। इनका जो मेन है दैट इज बेस्ड ऑन द जो बाइबल का है, दैट इज द जीसस वर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियन। यहाँ पे मतलब सीरिया में ही उनको क्रिश्चियन पहली बार बोला गया था। ओके, इनकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है 37 AD। 37 AD का मतलब क्या हुआ, कौन था इंडिया में उस समय? इंडो ग्रीक थे। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है? मौर्य तो चला गया था 187 BC तक, 187। उसके बाद सुंग डायनेस्टी आया था, कानवा डायनेस्टी आया था, कानवा के बाद इंडो ग्रीक आए थे। ये जो बैक्टीरियन आपने पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? भूल गया, रिवीजन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें इतना तो आसपास तो पता होना चाहिए कि उस समय मौर्य नहीं थे और गुप्त काल भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, बीच वाला पीरियड चल रहा था। बीच वाले में मैक्सिमम 200 सालों तक इंडो ग्रीक ने किया। इंडो ग्रीक वो थे जो यहाँ पे ग्रीस के आसपास के थे, ईरान से आए थे, अपना रूल कर रहे थे। 5 डायनेस्टी थे, एक तो पार्थियन थे,
एक उसी में कुषाण थे, ऐसा पढ़ा है ना, 5 वाले। कुषाण में कनिष्क का नाम बहुत फेमस है। तो वो सब डायनेस्टी इसी समय थी, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये इनका ये ब्रांच है, सीरिया, इराक, तुर्की एंड लेबनान में। खासकर वेस्टर्न एशिया के कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये सीरियन जो ऑर्थोडॉक्स चर्च है उसकी यहाँ पे ब्रांच। सबसे पुराना कौन सा है क्रिश्चियनिटी का? कैथोलिक के बाद सीरियन, ये क्रिश्चियनिटी, और उसके बाद थर्ड पे जो आता है वो प्रोटेस्टेंट है, यही रिफॉर्म वाला है। डेथ बाय द वाटर, यहाँ पे केस आया है कि तमिलनाडु में कुछ लोगों का पानी पीने के कारण तबीयत खराब हुआ, डायरिया हुआ और डेथ हुआ है। तो उसी को लेके यहाँ पे है कि जो अभी भी इतना स्टेट्स, तमिलनाडु तो डेवलप्ड स्टेट में आता है, इंडिया का सबसे टॉप में वही चलता है, वो है केरला है, ये लोग माने जाते हैं कि अपना काफ़ी अच्छा इनका सोशल इंडिकेटर्स है, जैसे एजुकेशन इनका अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, इनका जो सर्विसेज है गवर्नमेंट का वो अच्छा है। लेकिन वहाँ पे भी पानी के कारण अगर डेथ हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई, क्लीन वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही है। बीच बीच में कहीं ना कहीं कॉन्टेमिनेशन हो जाता है। कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है कि कभी आपका पानी का जो पाइप जा रहा है, सीवेज का पाइप अगर बगल में जा रहा है, एक दूसरे से अगर कभी मिल जाता है तो इस केस में बहुत ज़्यादा डायरिया की केसेज होती हैं, अक्सर होता है। दिल्ली में भी ये सब चीज़ें फेस करने को मिलती है। अगर इधर उधर पाइप का कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट टाट के हो जाता है, उस समय पानी का काफ़ी दिक्कत है। ओके, डायरिया का मेन क्या होता है? लूज मोशन दैट इज कॉमन एंड वाटरी स्टूल्स, यहाँ पे है लूज एंड द वाटरी स्टूल्स, ठीक है। डायरिया कितने टाइप का हो सकता है? एक हो सकता है एक्यूट डायरिया कि बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए, तुरंत हो, पेट में बहुत दर्द हो, बुखार फीवर बहुत ज़्यादा चढ़ जाए। एक होता है क्रॉनिक, मतलब कम हो पर लंबे टाइम के लिए हो जाए, ठीक है। जो एक्यूट होगा वो कुछ दिन के लिए होगा, पर जो केस होगा वो बहुत हाई होगा। एक चीज़ और बता दूं, डायरिया जो होता है वो बैक्टीरिया के भी कारण हो सकता है, वायरस के कारण भी हो सकता है, और पैरासाइट के भी कारण हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बैक्टीरिया भी रीजन हो सकता है, वायरस भी हो सकता है एंड पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तीनों रीजन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल बैक्टीरिया से होगा या केवल वायरस से होगा, केस तीनों में हो सकता है। नॉर्मल केस होता है कि जब भी गंदगी कहीं से आ जाए, खाना में अगर गंदगी आ जाए, कहीं से आपने खाना खाया और वहां से कुछ बैक्टीरिया आ गए, और या तो पानी में ज्यादा, पानी का केस ज्यादा है, ठीक है। इंडिया में नियर अबाउट 12% जो बच्चों का डेथ होता है, 13% दैट इज ड्यू टू द डायरिया, ठीक है। खासकर जो अंडर 5 वाले बच्चे हैं उनमें डायरिया का केस ज्यादा है। और ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे जो बच्चों में सेकेंड लेवल पे डेथ होता है ड्यू टू द डायरिया है, कॉज बाय द डायरिया। वैक्सीनेशन अवेलेबल है डायरिया के लिए। व्हाट इज द वैक्सीनेशन? रोटा वायरस वैक्सीन है जो डायरिया के लिए दिया जाता है, तो ये सब लिख लीजिए। रोटा वायरस जो वैक्सीन है दैट इज फॉर द डायरिया। ये हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम चला रही है गवर्नमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें रोटा वायरस इंक्लूडेड है। इस समय गवर्नमेंट 13 ऐसे डिजीज हैं जिनका वो वायरस ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके, और उसका जो सबसे साधारण सिंपल सा सोल्यूशन होता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, आप पीजिए, उस वही एक सोल्यूशन होता है। एक और पोल्यूशन में जो वाटर का है दैट इज द आर्सेनिक एंड वन मोर फ्लोराइड। वाटर जो ग्राउंड लेवल पे पोल्यूशन होता है, दिस इज ड्यू टू द माइनिंग, सैंड माइनिंग और एनी टाइप ऑफ द माइनिंग दैट रिजल्ट इनटू द आर्सेनिक एंड द फ्लोराइड का कंटेमिनेशन है। और देखिए जो आर्सेनिक का है 230 डिस्ट्रिक्ट में है, और जो फ्लोराइड का है 469, 469 में है, नियर अबाउट ऑल स्टेट्स में है। तो ये अलग से एक इश्यू चल रहा है, और इसके कारण भी कंटिन्यूसली जो है हेल्थ इश्यू कंटिन्यूसली हम फेस कर रहे हैं। तो दोनों जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू द व्हाट, वाटर कंटेमिनेशन, और जो पहला वाला था डायरिया वो फूड कंटेमिनेशन से भी हो सकता है। क्लियर हो रही है ये चीजें? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इश्यू ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस द एमिशन। अब यहाँ पे दिया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डीकपलिंग। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय द डीकपलिंग? डीकपलिंग का मतलब होता है कोई चीज हो एक साथ हो उसको अलग अलग कर देना। पहले ये माना जाता था कि अगर ग्रोथ जहां पे भी होगा वहां पे एमिशन होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
लेकिन अभी हम ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज द सोलर, विंड, और क्या क्या है रिन्यूएबल एनर्जी, टाइड आता है, वो समंदर के साथ टाइड का जो फ्लो होता है उसका भी यूज करके हम बना सकते हैं, उसमें तेल ओल की जरूरत नहीं होती है, तो वो भी तो रिन्यूएबल है ना, वो कभी खत्म थोड़ी होता है, समंदर का आया लहर आपने यूज कर लिया फिर दोबारा आएगा। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, हमेशा रिन्यू हो, यही होता है ना। कोल खत्म हो जाएगा ना, उसकी तो क्वांटिटी है, एक जगह इकट्ठा है उसके बाद गायब हो जाएगा। पेट्रोल भी गायब होगा लेकिन विंड कभी नहीं गायब होने वाला है। सन गायब भी होगा तो बिलियन ऑफ ईयर्स है, आर गेटिंग ना, मतलब बहुत डिस्टेंट, अभी करीब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा यूज कर दिया तो सन गायब हो जाएगा, वो आता ही रहेगा। सन का डेथ होगा तो वो तो बिलियन ऑफ ईयर्स बाद होगा, लेकिन अभी के यूज करने से नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 1% भी अगर सन का एनर्जी कर ले तो पृथ्वी का जितना भी एनर्जी नीड है वो हजारों सालों के लिए हम रिजॉल्व कर सकते हैं। 1% भी हम नहीं यूज कर पाते हैं सोलर एनर्जी का, दैट इज द मेन इशू। सेम इज विद द विंड, विंड कभी खत्म नहीं होने वाला है, प्रेशर डिफरेंस रहेगा तो हमेशा विंड बहेगा ही। समंदर की जो टाइड्स हैं वो तो होते ही रहेंगी। ऐसे एक और रिन्यूएबल एनर्जी का नाम बताइए। जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ के नीचे से रेडिएशन होता रहता है, अर्थ का जो एनर्जी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग कहीं पे गीजर होता है, गीजर का नाम सुना है, गीजर से भी इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रिन्यू होता रहता है, क्योंकि जो अंदर है मॉल्टेन लावा हमेशा घूमेगा, वहां से जब वाटर जब भी टच में आएगा वो गर्म होकर गीजर बन के निकलेगा। क्लियर हो रहा है, गीजर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, गीजर कैसे बनता है। जहाँ पे वाटर का लेयर होता है जमीन के अंदर, उस पत्थर के नीचे अगर लावा अगर घुस जाए तो वो क्या करेगा, उस पत्थर को एकदम गर्म कर देगा, और उसके ऊपर जितना भी वाटर होगा वो सब गर्म होगा, और वो जब बाहर आएगा तो गर्म वाटर निकलता है। नहीं, हम लोग जाते हैं मणिकर्णिका, ये जगह जगह पे और एक दिन बताया भी था, मनाली वनाली जाइए पहाड़ों पे तो आपको केदारनाथ वहां मिलता है गरम गरम, तो लोगों को कहते हैं चमत्कार हो रहा है, लेकिन चमत्कार नहीं होता है, दैट इज द जियोथर्मल एनर्जी। वो अगर लावा जमीन के नीचे है, लावा के ऊपर वाला अगर रॉक के अंदर पानी इकट्ठा है और वो अगर लावा से टच हो जाता है तो वो पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है, खोलता है, और जब वो नेचुरली निकलेगा तो वो हमें लगेगा कि वो जमीन से चमत्कार हो रहा है, पर चमत्कार नहीं होता है, दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। वो हर जगह होता है, और इसके लिए यूएस, यूरोप सब जगह पे ही ये पाया जाता है। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो अभी हम कह रहे हैं कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, इसका नाम सुना है, इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे, क्या है ये? इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। गवर्नमेंट जैसे बजट पास करती है, बजट निकालती है अपनी, बजट के पहले वो इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले गवर्नमेंट अपना डॉक्यूमेंट निकालती है, और उस डॉक्यूमेंट में ये बताती है कि एक साल तक ये कहाँ से रेवेन्यू लाएंगे, इकोनॉमी की स्थिति क्या रहेगी, और एक साल बाद का भी एनालिसिस देते हैं कि बाद में हम क्या क्या करने वाले हैं। खासकर जो साल बीता है उसका वो लोग पूरा एनालिसिस देंगे कि ये इस तरीके से इकोनॉमी गया, इस सेक्टर पूरा, हर एक सेक्टर का वो लोग प्रॉपर डेटा देते हैं। आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके 3-4 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आएगा तो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन उस पर क्लास चलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में इस बार बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ है दैट हैज बीन डीकपल्ड फ्रॉम द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। जीएचजी का मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इन्होंने बोला है कि 2005 से 2019 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट इकोनॉमी का 7% था, और एमिशन जो था वो 4% था। ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट का मतलब क्या हुआ, हर साल 100 रुपए अगर पिछले साल का इकोनॉमी है, जैसे 100 रुपए पिछले साल की कमाई है, तो अगले साल कितना हुआ, 107 रुपए, 7% इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ रेट का मतलब 7% की रेट से हम इंक्रीज कर रहे हैं, यही हुआ ना ग्रोथ रेट। कि अगर पिछले साल अगर 100 करोड़ का अगर इंडिया का इकोनॉमी था, तो उसके अगले साल अगर 7% का ग्रोथ रेट है तो कितना हो जाएगा, 107 करोड़। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर एमिशन जो हम करते थे 100 मिलियन टन करते थे, तो अगले साल कितना हो जाएगा, 104 मिलियन टन। एमिशन भी बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रहा है, ग्रोथ 100 से कितना हो रहा है, 107 हो रहा है, लेकिन एमिशन 100 से 104 हो रहा है, तो ग्रोथ रेट कम है, लेकिन एब्सोल्यूट निगेटिव में नहीं ज्यादा है, 100 से नीचे नहीं गिर रहा है, ग्रोथ उसमें भी हो रहा है पर ग्रोथ स्लो हो रहा है एमिशन में।
समझ में आ रहा है ये चीजें? अब ये कह रहे हैं कि इस तरीके से देखा जाए तो जो हम देखेंगे डीकपलिंग, वो दो तरीके का हो सकता है, एक तो एब्सोल्यूट हुआ, एक तो रिलेटिव हुआ। डीकपलिंग का मतलब एक एब्सोल्यूट हुआ और एक रिलेटिव हुआ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि एकदम अलग अलग हो गया और वो एमिशन या तो सेम है या तो घट रहा है। आप देखिएगा यहाँ बढ़ नहीं रहा है, 100 से 107 हो रहा है, लेकिन ये भी तो 100 से 104 हो रहा है। मतलब जो ग्रीन हाउस गैस जो पिछले साल 100 टन था इन्वायरमेंट में, वो इस साल 104 हो जाएगा। भले रिलेटिव आपके 107 से ये कम लग रहा है, लेकिन 100 की तुलना में देखा जाए तो बढ़ा है ना एब्सोल्यूट टर्म। तो ये कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट पे जब हम पहुंचेंगे तब माना जाएगा कि असली डीकपलिंग है। अभी हमें क्या चाहिए? ग्रीन हाउस गैस को हम क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? अरे मैं इतना क्लास में कई बार समझा चुका हूँ, मैं सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा। ये तो कई बार डिस्कस किया हूँ ना, ग्रीन हाउस गैस का क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट। वही, हाँ यही बताओ फिर। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये हुआ कि हम गैस एमिट कर रहे हैं, वो गैस क्या होता है, जो हीट होता है उसको कैप्चर करता है, वापस फेंक देता है। वापस फेंकता है तो अर्थ का जो टेम्परेचर है बढ़ जाता है। अगर वो गैस नहीं रहे तो हीट क्या होगा, बाहर चला जाएगा। यही है ना ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट, कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ का सराउंडिंग एरिया का नॉर्मल अगर CO2 अगर बराबर प्रोपोर्शन में हो तो सन से रेज आएगा, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको एमिट करेगा तो वो बाहर चला जाएगा। तो 100 अगर जूल एनर्जी आ रहा है तो 100 जूल वापस चला जाएगा, यही है। तो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जितना ले रहा है उतना वापस एमिट कर रहा है। लेकिन दिक्कत है कि जब हम लोग अपना गाड़ी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, जब हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ओवरऑल गैस का कंपोजिशन है, जो बादलों के साथ साथ गैस है, वो कंपोजिशन हम चेंज कर रहे हैं। और CO2 और मेथेन ये जो हम लोग एमिट कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है कि सन से जो रेज आ रहे हैं वो जाने दे रहा है, लेकिन जो वापस अर्थ से जा रहा है उसको वो रोक ले रहा है, और रोक के वापस भेज रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यही है, हम चाहते हैं कि ये सब कम हो जाए, तभी हमारा जी होगा ना। अभी हमारा 14 डिग्री के आसपास अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, और जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से अगर हर साल 3-4 डिग्री बढ़ता रहे तो 100 डिग्री पहुंच जाएगा, बॉयल हो जाएंगे हम लोग आने वाले 50 साल में। ज़्यादा दूर नहीं है, होगा ना। जिस गति से इस साल अभी तक, अभी 2001 से लेके अभी 2024 चल रहा है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए हम लोग, नियर अबाउट 1.5 के पास आ गए हैं। 100 साल जाएगा तब तक कितना हो जाएगा, 4 डिग्री हो जाएगा। और अगर ऐसे ही हर 100 साल बाद देखे 4 डिग्री बढ़ता रहे तो 10 साल बाद कितना होगा, मानिए कितना साल मैं जोड़ लूँ, 1000 साल बाद कितना होगा, 40 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। 60 डिग्री टेम्परेचर में हालत पता है क्या होती है, जो गर्मी में एकदम पीक पे होती है वो एवरेज हो जाएगा। आगे ना एवरेज है, इसका मतलब जब पीक पे जाएगा तो 100 डिग्री पे जाएगा। तो वही हम लोग चाहते हैं कि जो एक ग्रीन हाउस गैस हम लोग गाड़ी वाली चला के कर रहे हैं वो कंट्रोल हो जाए। और ये डिस्कशन हो रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो रिलेटेड है ग्रोथ से। हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारा एनर्जी, अब ट्राइबल है, ट्राइबल को थोड़ी ग्रीन हाउस गैस से लेना है, और आराम से अपने पशुओं को मार रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, अपना जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा तो है नहीं उनसे कोई दिक्कत है, उनका तो कोई एमिशन नहीं है। एमिशन तो जो लोग ग्रो कर रहे हैं वही कर रहे हैं ना। US, चाइना, यूरोप, इन्होंने पहले किया है। अब हम डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ और दोनों रिलेटेड है। लेकिन हम न्यू टेक्नोलॉजी लाके, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सच एज द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसका यूज करके हम ग्रोथ को बढ़ा के जो एमिशन है उसको रिड्यूस या नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। यही है मेन एम। तो इन्होंने कहा है कि दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है कि एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में ये होगा कि आप पहले 100 टन जो CO2 या मेथेन या जो भी CO2 ये ग्रीन हाउस गैसेज है उसको करते थे, अगले साल 99 पे लाइए, 98 पे लाइए, या 100 पे ही बरकरार रहिए, 1 भी डिग्री इंक्रीज नहीं करेगा, तो वो एब्सोल्यूट डीकपलिंग होगा। रिलेटिव आप उसको कह रहे हैं कि दोनों ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, लेकिन उसकी तुलना में ये थोड़ा सा कम कर रहा है, उसको आप रिलेटिव कर रहे हैं। असली में नहीं कम हो रहा है, लेकिन ग्रोथ रेट को देख रहे हैं तो उससे कम हो रहा है। ये चीजें समझ में आ रही हैं? तो यही इन्होंने कहा है कि इंडिया को जो हमें एम करना चाहिए, दैट शुड बी द एब्सोल्यूट डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना? बताइए आप क्या है डीकपलिंग का मतलब। डीकपलिंग, डीकपलिंग ही सबसे डिस्कस करते हैं। ग्रोथ रेट, एमिशन अलग अलग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है।
डी डॉलराइजेशन बहुत न्यूज में आजकल है। डी डॉलराइजेशन का मतलब यही हुआ कि जो दुनिया का ट्रेड है अभी तक डॉलर से होता था, हम डॉलर को हटा के नॉर्मल जो इंडिया का मनी है, चाइना का मनी है, रशिया का मनी है, तो उससे अगर करने लगे तो वो डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। डॉलर को हम ट्रेड से हटा दे रहे हैं, ऐसे डी कपलिंग है। डी कपलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एमिशन और ग्रोथ रेट को अलग अलग कर दे रहे हैं। पहले माना जाता था कि अगर आप ग्रो करेंगे तो एमिशन होगा ही होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ग्रोथ करके भी एमिशन को रोक सकते हैं। डी कपलिंग का मतलब यही हुआ। डी डॉलराइजेशन का क्या मतलब हुआ कि दुनिया का जो ट्रेड है वो डॉलर से हटा के भी ट्रेड हो सकता है। अभी तक ये होता है कि दुनिया में आप कहीं पे भी ट्रेड करने जाएंगे, डॉलर का डोमिनेंस है, लोग डॉलर मांगते हैं। जैसे आप किसी से भी जाइए क्रूड ऑयल खरीदने, क्योंकि यूएस का वर्चस्व रहा है, लेकिन धीरे धीरे दुनिया के देशों का ये कोशिश है कि डी डॉलराइज कर दिया जाए, क्योंकि यूएस क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो डॉलर लेना अपने बंद कर दे किसी कंट्री से, तो उस कंट्री का ट्रेड कम हो जाएगा ना। जैसे ये बोल दे कि अभी जैसे यूएस ने क्या किया था, रशिया का जितना भी बैंक अकाउंट आप फ्रीज कर दिया था कि डॉलर हम नहीं देंगे, रशिया से आएगा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो रशिया का दिक्कत हो रहा था। तो डी डॉलराइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, आपस में एक दूसरे के पैसे से वो ट्रेड कर सकते हैं। यही हो सकता है ना, तो उसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अगर कभी डिफिनीशन में आए पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत न्यूज में है, क्योंकि रशिया बार बार बात कर रहा है कि हम डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। क्लियर? ट्रंप ने अभी उसको धमकी भी दिया था कि कोई भी कंट्री अगर ये चाहता है डी डॉलराइजेशन करना, तो वो ये ना सोचे कि उसको यूएस में या अमेरिका में घुसने दिया जाएगा, उसकी मार्केट क्लोज कर देंगे हम। इट वाज द, ये अपने इलेक्शन कैंपेन में ये काफी बोला था, इसलिए ये न्यूज में है। ग्रीन ग्रोथ एंड डी ग्रोथ एडवोकेट्स। डी ग्रोथ क्या हो जाएगा कि इकोनॉमी को ग्रो ही नहीं होने दें। सबसे ये लोग कहते हैं डी ग्रोथ का मतलब वापस हम लोग चले प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से ही हमने मशीन का यूज किया, ज़्यादा दूर थोड़ी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से स्टार्ट हुआ था? जेम्स वाट ने जब पहली बार स्टीम इंजन खोज किया था तभी से हुआ, उसके पहले तो कुछ नहीं था, हर चीज़ हाथ से बनता था। तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के पहले वाला जो सिस्टम है हम उसमें जाए, या तो हम ग्रीन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके हम ग्रो करें। इन्होंने बोला है कि देखिए अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये भी जरूरी है, एमिशन को रोक के, और सिर्फ ग्रोथ को भी रोका नहीं जा सकता। ये लोग कहते हैं कि ग्रोथ भी जरूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है अगर वो ग्रो नहीं करेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा तो उसका जो यूज ऑफ दिस ये पुरानी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा होगा, और ऐसे केस में एमिशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई आदमी ग्रो नहीं किया है और वो चूल्हे पे ही अपना खाना बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी तो कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेज एमिट होंगे एज कम्पेयर टू द क्लीन एनर्जी। जैसे हम आजकल चूल्हा गैस जो सीएनजी जो एलपीजी यूज कर रहे हैं, क्लियर हो रही है ये चीजें। जैसे हम उससे भी एक कदम आगे चले जाएं, वाटर जो ये सोलर कुकर्स है, सोलर चूल्हा है, उसका यूज करें तो उसमें भी एकदम क्लीन एनर्जी हो जाएगा। तो ये कहने की डेवलपमेंट भी जरूरी है, क्योंकि हमें अगर ये सब चीजें हटाना है, जैसे आप किसी स्लम में रह रहे हैं या कोई गांव में उस पुराने पद्धति से खेती कर रहा है, तो वहां पे या खेती कर रहा है, जैसे आप जब खेती करते हैं चावल का तो मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकलता है जो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको न्यू टेक्नोलॉजी लाके ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी, तभी जाके ओवरऑल एमिशन कम होगा। यहाँ पे ये भी बात हो रही है। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे इंडिया का 1990 के बाद तेजी से ग्रोथ हुआ है, क्योंकि 1990 के बाद हमने ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन किया। पहले गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट जब प्रोड्यूस करती थी हर चीज तो ग्रोथ रेट बहुत स्लो था, क्योंकि हर चीज में काफी ज्यादा घुसखोरी थी। हर एक कदम पे आपको जाके कहीं ना कहीं डिफरेंट एरिया में क्लियरेंस लेना पड़ता था। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने पहले नहीं देखा है, पहले लोगों को कनेक्शन लेना बीएसएनएल का बहुत कठिन था, महीने महीने 4-4 महीने लग जाते थे फोन का कनेक्शन लेने में। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत स्लो थी, तो ग्रोथ रेट भी बहुत कम था। 1990 के बाद हमने हर चीज में प्राइवेटाइज किया। प्राइवेट कंपनियों का ये होता है कि उन्हें प्रॉफिट कमाना होता है। प्रॉफिट वो तभी ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे जब प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा और बिक्री ज्यादा से ज्यादा होगा। इसीलिए हमारा ग्रोथ रेट 1990 के बाद 6 गुना बढ़ा है, और जो हमारा एमिशन है वो सिर्फ
3 गुना बढ़ा है। तो ओवरऑल हमने देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तुलना में हमने एमिशन कम किया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डेवलप्ड वर्ल्ड से बेहतर हमारा ग्रोथ रेट है, क्योंकि वो जितने तेजी से अपने जमाने में ग्रो किए थे। यूएस ने कब ग्रो कर लिया था? 1950 के पहले ही ग्रो कर लिया था यूएस या यूके हैं ये लोग। हम 1970-80 के बाद ग्रो करना स्टार्ट किए हैं ना, ये सब चीजें पता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो सबसे पहले आया था यूके में आया था, यूके के बाद यूएस में आया था, मतलब यूरोपियन कंट्री यूके फिर जापान में आया था, इसलिए लोग पहले डेवलप हो गए। हमारा जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था मेन, अभी हम अंग्रेज थे तो वो लूट ही रहे थे, अंग्रेज गए तो फिर हम लोग 20-30 साल अपने भूखमरी से बाहर आए। फिर जब 80-90 के दौरान हमने थोड़ा सा प्राइवेटाइज किया, जब हमारी इंडस्ट्री मजबूत हुई तो हम असली में ग्रो करना स्टार्ट किए हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यही है कि वी हैव टू, अभी हम अपना पीक पे भी नहीं गए हैं जो हमारा डेवलपमेंट का है। जैसे ग्राफ क्या होता है, एक जो ग्राफ होगा वो ये होगा, नॉर्मल ये होता है कि आप पीक पे जाते हैं, फिर उसके बाद आपका ओवरऑल थोड़ा सा एमिशन कम होने लगता है, क्योंकि पहले आप गरीब होते हैं एकदम, फिर आप उठते हैं एक लेवल पे जाते हैं, उस लेवल पे जब जाते हैं तो आपका पॉपुलेशन भी स्टेबलाइज होने लगता है, फिर आपकी टेक्नोलॉजी भी होने लगती है। जैसे एक होता है ना, देखिए जब कोई सोसाइटी एकदम जंगल में रहती है, प्रिमेटिव सोसाइटी है, तो वहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ता है। क्यों पॉपुलेशन तेजी से नहीं बढ़ता? पॉपुलेशन इसलिए तेजी से नहीं बढ़ता है कि उनका लिविंग कंडीशन एक तो जंगल में होता है, तो सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, अगर 10 भी पैदा होते हैं तो सिर्फ 1-2 भी बच जाए तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो जंगल का कंडीशन, ट्राइबल कंडीशन है। एक तो वहाँ पे मेडिसिन नहीं है, मदर का देख रेख करने के लिए नहीं है, तो मदर का भी डेथ होता है। धीरे धीरे आप मेडिसिन लेके आते हैं, फिर धीरे धीरे आपका क्या होता है, ग्रोथ रेट बढ़ने लगता है, क्योंकि मेडिसिन होने लगता है लेकिन एजुकेशन कम होता है, तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं बढ़ेगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो मेडिसिन आ गया, ग्रोथ रेट बढ़ गया और लोग एजुकेट हो जाते हैं, तो उसके बाद मेडिसिन का यूज करके वो अपना फैमिली प्लानिंग भी करने लगते हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, बर्थ रेट थोड़ा सा कंट्रोल होता है। तब जाके बाद में क्या होता है कि दोनों कंट्रोल हो जाता है, फिर से क्या होता है, पॉपुलेशन कम होने लगता है। इंडिया का भी यही है, पीक पे जाएगा, पीक के बाद नीचे आएगा। क्लियर हो रही है? सेम होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। डेवलपमेंटल प्रोसेस एक लेवल होता है, उसके बाद बढ़ने के, ऐसा नहीं होता कि एमिशन आपका बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या होगी, टेक्नोलॉजी आने लगेगी, तो आप एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, तो जो एमिशन होता है वो कम होने लगता है। क्लियर हो रही है ये चीजें? यही यहाँ पे इन्होंने कहा कि इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है अभी तो पीक पे भी नहीं पहुंचे हैं, तो एमिशन इंडिया का अभी बढ़ेगा, ब्राजील का एमिशन बढ़ेगा, बाद में जाके वो कम होगा, जब पीक पे जाएंगे उसके बाद कम होगा। यूएस यूरोप का पीक पे जाके नीचे आ गए, लेकिन अभी भी उनका नीचे आने के बाद भी जो हमारा एब्सोल्यूट है उसकी तुलना में वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा एमिट करते हैं पर कैपिटा के हिसाब से। क्लियर बात हो रही है ये? नेक्स्ट न्यूज वो वाला समझ में आया, डीकपलिंग ऑफ क्या है? वो आप इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ग्रोथ और एमिशन है उसको अलग अलग किया जा सकता है, और जो दो तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक एब्सोल्यूट डीकपलिंग था और एक रिलेटिव डीकपलिंग था। ओवरऑल यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक कंडीशन ऐसा आता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में कि एक ग्रोथ रेट जाएगा, एमिशन का ग्रोथ रेट आएगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा। इंडिया अभी पीक में नहीं पहुंचा है, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग है, हमारे पास अभी भी बहुत गरीब जनता है जिसको हमें गरीबी से बाहर निकालना है। अभी भी हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री में चावल गेहूं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता अभी क्या है, अभी नॉर्मल स्टेज पे नहीं आई है, तभी तो बीपीएल है, तभी तो उनका भी जब स्टेज बढ़ेगा तो उनका भी तो डिमांड बढ़ेगा कि वो भी अच्छे फर्नीचर चाहिए होंगे, उनको भी अच्छा मकान चाहिए होगा। तो वो सब मकान बनाने के लिए क्या होगा, सीमेंट चाहिए होगा। सीमेंट कहाँ से आएगा? फैक्ट्री से आएगा। तो वो सब फैक्ट्री एमिट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 80 करोड़ को अगर बाहर निकाला जाएगा तब पीक पे जाएगा ना। अभी तो हम सिर्फ नीचे हैं, कुछ ही लोग उस स्टैंडर्ड पे आए हैं, लिविंग स्टैंडर्ड पे। क्लियर हो रही है ये चीजें? गेमिफाइंग इंडिया स्किलिंग इनिशिएटिव, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है कि इंडिया का जो दोनों तरीके से दिक्कत है। यहाँ पे इन्होंने बोला है इकोनॉमिक सर्वे जो हमारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट निकालते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि बजट के पहले ही निकलता है, पूरा एनालिसिस होता है कि पिछले साल ओवरऑल किस सेक्टर में कितना ग्रोथ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने कहा है कि हर साल अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं तो 78 लाख मतलब 80 लाख के आसपास जॉब क्रिएट करे और वो लगातार 2030 तक करती रहेगी, तब जाके जो हमारा जॉब नीड है वो फुलफिल होगा। जो हमारे लोग
एजुकेशन अपना ग्रेजुएशन पास करके आते हैं मार्केट में, उन्हें जॉब चाहिए होता है। तो जो जॉब हम क्रिएट कर रहे हैं और जो जॉब डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। लोग निकल रहे हैं 80 करोड़, जॉब क्रिएट हो रहा है 3 लाख, 80 लाख लोग निकल रहे हैं और जो जॉब क्रिएट हो रहा है 3 लाख जॉब हो रहा है, 5 लाख जॉब हो रहा है, तो गैप आ जा रहा है। तो इन्होंने कहा जो बीच में गैपिंग है दैट इज वेरी हाई, और 80 लाख तो बहुत दूर की बात है, 15-20 लाख भी जो जॉब क्रिएट करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल की बात हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्यों दिक्कत है। एक तो जॉब डिमांड नहीं है, चीजें बिजनेसेस स्लो डाउन हुई है। जहाँ पे बिजनेसेस वर्किंग है, वो लोग जिस स्किल के वर्कर्स चाहते हैं वो वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना ग्रोथ नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि वर्कर्स ही नहीं है। आर यू गेटिंग ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे यूपीएससी का पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ टीचर ही नहीं मिले तो यहाँ पे लोग की स्किलिंग नहीं है ना, तो मैं क्या ग्रो नहीं कर पाऊंगा ना। मैं यहाँ पे 10 बैच चलाना चाहता हूँ, एक ही बैच में पढ़ाने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है उस क्वालिटी का, तो या तो मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करूँ या तो मैं चीजें ग्रो ना करूँ। यही है ना, कंपनीज का भी यही है कि उनको जो स्केल पे मशीन चलाने वाले लोग चाहिए। जैसे अभी का जमाना क्या आ गया कि आप कहीं ना कहीं डिजिटल मशीन्स जो आ रहे हैं उस पर यूज कीजिए, कंप्यूटर लैपटॉप, आप ज्यादा से ज्यादा एआई का यूज कीजिए, रोबोटिक्स का यूज कीजिए। जो लोग पढ़ के आ रहे हैं उनको नॉर्मल कोई टूल हैंडल करना नहीं आता है डिजिटल, तो हम स्किलिंग नहीं दे रहे हैं, जो डिमांड है वो उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो ये गैप है। दूसरी चीज है कि जो लोग जॉब से निकल के आ रहे हैं वो जो स्किल है उसके अनुसार यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम नहीं है। जो मुझे सीख है, जैसे मैं सीख के आ रहा हूँ, थ्योरी पढ़ के आ रहा हूँ, मैं थ्योरी में क्या पढ़ के आ रहा हूँ, नॉर्मल चीजें पढ़ के आ रहा हूँ कि मैथमेटिक्स का डिफरेंट फार्मूला पढ़ के आ रहा हूँ, उसका कोई यूज ही नहीं है। वो आके आपसे सॉफ्टवेयर पे काम करवा रहा है, आप पढ़ के आ रहे हैं मैथमेटिक्स के फार्मूला। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे जो डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जा रहा है उसके कारण भी जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इन्होंने ये कहा है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स इनका सर्वे है, इन्होंने कहा है कि ओनली 21% ऑफ द इंडियंस जिनका एज 15 से 29 साल है उनको वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग मिलता है। आप देखिए एज क्या है, 15 से 29, इसका मतलब इसमें सब ग्रेजुएट हैं। वोकेशनल का क्या मतलब होता है कि आपको मशीन पे रह के सिखाया जाए। वो लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, अपना एमए, बीए, पीएचडी सब कर ले रहे हैं, लेकिन उनको टेक्निकल एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा है। दैट इज द मेन इशू। इन्होंने एक जगह लिखा है, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, दैट इज द वी अनंत नागेश्वरन, इन्होंने बोला कि जो हमारा यूथ है 51% ऑफ द ग्रेजुएट जो है वो अनएम्प्लॉयबल है, उनको एम्प्लॉयमेंट देने लायक ही नहीं है, मतलब कुछ कराने के लायक नहीं है। आर यू गेटिंग ना, कि एक चीज उनसे नहीं कराया जा सकता है। आर यू गेटिंग कि 100 में से 51% लोगों का ये हाल है। और इन्होंने कहा है कि जो हमारे इंजीनियर्स का हाल तो और खराब है। उन्होंने कहीं पे दिया है कि सिर्फ 1.5% जो इंजीनियर्स हैं वो जिस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट से काम करने लायक हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया, मुझे अगर इलेक्ट्रिकल किसी फैक्ट्री में काम कराना है तो मैं 100 में से जो निकल रहे हैं उसमें से 2 भी बामुश्किल उनको प्रॉपर रूप से काम कराने वाली स्थिति में है। 98 लोग उस फैक्ट्री में जाके जिस डिपार्टमेंट से पढ़ के आ रहे हैं उसी डिपार्टमेंट में काम करने के लायक नहीं है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप जाइए किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, कुछ चुनिंदा आईआईटीज को छोड़ दीजिए, आईआईटी मद्रास हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ये कानपुर हो गया, ये 4-5 का नाम छोड़ दीजिए, उनमें मशीन्स तक नहीं रहती है प्रैक्टिकल कराने के लिए। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो रही है? कभी उनको ट्रांसफार्म, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूरा पास कर जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसफार्मर से तार जोड़ के तक नहीं दिखाते हैं कि अच्छा इसमें ये तार जाएगा, ऐसे जाएगा। वो बाद में जब कंपनी में जाते हैं, कंपनी 1 साल अपना पैसा खर्च करके उनको सिखाती है। दैट इज द कंडीशन। ओवरऑल यहाँ पे यही है। फिर क्या इसका सोल्यूशन है? इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कुछ देश में ये होता भी है, जर्मनी एंड 2 देशों का नाम दिया है, जर्मनी एंड सिंगापुर का जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है। उसमें इन्होंने 2 मेथड दिया है कि एक हम गेमिफाइड लर्निंग करा दें एंड दूसरा हम करा दें सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। गेमिफाइड का मतलब कि चीज़ों को जो स्किलिंग दिलाई जाए वो गेम के जैसे दिलाई जाए, कि आप कोई मशीन सिखाना, चलाना सिखा रहे हैं, उसको आप एक तरीके से प्ले करवा दीजिए कि देखें ये वाला स्पीड कौन पहुंच के दिखाता है। अच्छा इतना प्रोड्यूस करना है तो 10 बच्चे हैं उनमें दिखा दिया जाए कि जो 12 अगर प्रोड्यूस कर लेगा तो उसको हम प्रॉपर तरीके से ये इंसेंटिव देंगे या उसको कहीं भेजेंगे
गेमिफाइड यही होता है ना। गेम में क्या होता है, आप इंजॉय करते हैं, आप एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो बोरिंग होता है, आप 4 घंटा 5 घंटा पे भी बैटिंग बॉलिंग कर लीजिए, आपको लगेगा ठीक है मजा आ रहा है और खेलें, यही होता है ना, क्योंकि आप इंटरेक्ट करते हैं आप बॉल से बैट से। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो दिमाग कहीं ना कहीं और जाता है, आप बैठे यहाँ होते हैं, दिमाग जाता है कि आज छोड़ देता हूँ, कल से दोबारा अच्छे से पढ़ के आऊंगा, ये सब होता है। क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को बर्डन के जैसे बना देते हैं, गेम नहीं बनाते हैं। अगर गेमिफाइड हो जाए तो चीजें आसान हो जाए, लर्निंग प्रोसेस भी हो जाए। कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल जो कराते हैं वो भी बहुत एक तरीके से, बहुत एक ढर्रे से, पुराने ढर्रे से कराते हैं कि अच्छा ये लिख लेना कहीं से, इसका इसका किसी से कॉपी कर लेना, कॉपी करवा लेते हैं। कराएंगे भी तो मशीन से कहेंगे बस ये दबा दो, वो पहले से ही टीचर आके बता देगा कि इसको दबाना, इसको दबाना, इसको दबाना है, नोट कर लेना, रीडिंग बंद कर देना, यही होता है ना। ये थोड़ी कहते हैं कि पूरा मशीन तुम चलाओ अपने आप, अच्छा चला के देखना, कुछ बिगड़े तो खुद सही करना, ये सब चीजें होती है ना प्रॉपर तरीके से। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि जैसे लोग गेम खेलते हैं तो कान में लगा के एकदम वो अंदर चले जाते हैं, उनको महसूस होता है कि वो गेम के अंदर है, वही प्ले कर रहे हैं सब कुछ। ओके, तो सिमुलेशन में होता है कि आपको मशीन के अंदर एक जो वर्चुअल मशीन होगा उसमें बैठा दिया जाएगा और उसमें आपको कहा जाएगा कि चीजें आप अंदर महसूस करेंगे कि आप चीजों को बना रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली बस इधर उधर टच कर रहे होंगे, इमेजिनरी, आप रियल में नहीं टच कर रहे होते, वो इमेजिनरी होता है, लेकिन आपको रियलिटी लगेगा, लगता है कि नहीं। जैसे वीडियो कॉल पे आप बात करते हैं तो रियलिटी में तो वो आदमी होता नहीं है, पर वो आपको लगेगा ना कि हाँ वो आदमी सामने है। ऐसे ही और उसका एक वर्जन और कीजिए कि महसूस होने लगे, उसका 3D आपको वीडियो कॉल में दिखने लगे, तो लगेगा ना एकदम सामने से बात कर रहा हूँ। तो उस तरीके का कंडीशन अगर क्रिएट कर दे तो उसको सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये दो चीजें। तो इन्होंने इसको दिया है, फिर इन्होंने कहा कि इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं कि पॉइंट्स और बैजेस दे सकते हैं कि जो अच्छा करे उसको ज्यादा पॉइंट्स दे, फिर उसको इनाम दे, फिर उसको तुरंत फीडबैक भी दीजिए अगर, तो वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे कन्वेंशनल प्रोसेस हो उसमें आप थ्योरेटिकल नंबर देते हैं, वो लोग इतना माइंड नहीं करते हैं कि ठीक है पढ़ना ही तो था, लेकिन जब वो इंटरेक्टिव करते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं तब आप फीडबैक देते हैं तो वो तुरंत ग्रैब भी करते हैं, फिर वो तुरंत लर्न करते हैं। होता है ना, जैसे आपको एक मैं थ्योरी में यहाँ पे गाड़ी बनाना सिखा दूँ कि अच्छा अच्छा इंजन खराब हो तो ये चीज़ें खोलते हैं, बस पिक्चर दिखा दूँ, फिर आप लोगों को ले जाऊँ सामने गाड़ी के खुलवा के सब चीज़ बताऊँ, तो वो प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होगा ना, क्योंकि मैं वहाँ पे ले जाके आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करा रहा हूँ एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल टीचिंग। तो इन्होंने यहाँ पे भी कहा है। फिर इन्होंने यही सब एग्जांपल दिया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है, प्रैक्टिकल स्किल है, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं गेमिंग प्रोसेस में। ओवरऑल इन्होंने इसी पे दिया है कि कैसे हम ओवरऑल डिसीजन मेकिंग को बढ़ा सकते हैं। इंडिया में 2 प्रोग्राम का इन्होंने तारीफ किया है, एक स्वयं है, एक स्किल इंडिया डिजिटल हब है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी भी उसमें प्रॉपर तरीके से जो वर्चुअल लर्निंग है, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग है या गेमिफाइड है, वो यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ा है। स्वयं ऑनलाइन कोर्स है, स्वयं में ये है कि आप ऑनलाइन जाके किसी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, इन्होंने डेटा दे रखा है नीचे कितने लोगों ने स्वयं में पार्टिसिपेट किया है, ये सब चीजें आप लोग एक बार देख लीजिएगा। थानूर डैम है, कहाँ पे है, दैट इज इनटू द तमिलनाडु, तमिलनाडु का तिरुवन्नमलाई ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे है। फ्लड का कंडीशन है क्योंकि फेंगल जो अभी आया था, फेंगल साइक्लोन, साइक्लोन फेंगल इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि इससे जो बारिश आई है बहुत ज्यादा आई है, और पुडुचेरी एंड तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट में काफी ज्यादा बाढ़ का कंडीशन आया है और लोगों का डेथ भी हुआ है। अब यहाँ पे है कि पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को कह रही हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से प्रोसेस को नहीं फॉलो किया, सडनली डैम से पानी छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि हमने जो पार्टी डीएम के पावर में, उन्होंने कहा कि हमने प्रॉपर तरीके से सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया। डैम का लेवल 95% बढ़ चुका था, उसके बाद एक डैम टूटता तो ज्यादा फ्लड आता, इसीलिए हमने धीरे धीरे पानी छोड़ा। ये सब उनका क्लेम है। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इतना तेजी से बारिश आया है कि जो पूरे साल बारिश आता है, इंडिया में जो बारिश का लेवल है एवरेज जो है वो 125 सेंटीमीटर पर ईयर है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि 20 सेंटीमीटर 1-2 दिन में ही आया है उस साइक्लोन के कारण। चक्रवात साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, समंदर में होगा जहाँ पे वाटर रिसोर्स हो, वाटर एवापोरेट होगा तो वहाँ से जो एनर्जी होगा उसके कारण जो लो डिप्रेशन होता है उसके चारों तरफ सर्कुलेशन ऑफ क्या होगा, विंड होगा,
और वो इतना तेजी से लो प्रेशर डिप्रेशन बढ़ते जाता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो हमारा जो काफी तेज हो जाती है, नियर अबाउट 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाती है। ओके, और उसका जो रेडियस होता है कितना किलोमीटर हो सकता है, 200 किलोमीटर हो सकता है। और वो 200 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 2-3 डिस्ट्रिक्ट को लेता है चपेट में, लैंडफॉल हो जाएगा। देखिए लैंडफॉल तो यहीं पे हो जाएगा, लेकिन उसका रेडियस इतना बड़ा होता है कि वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट को चपेट में ले लेगा। जैसे जो चक्रवात होता है उसका रेडियस सैकड़ों किलोमीटर में होता है, 100, 150, 300 किलोमीटर हो सकता है। और ऐसे में गोरखपुर का रेडियस कितना होगा, 80 किलोमीटर से ज्यादा थोड़ी होगा। आप 300 किलोमीटर लेंगे तो कुशीनगर भी आ जाएगा, गोरखपुर भी आ जाएगा, इधर मुझे लग रहा है कि नीचे तक चला जाएगा, देवरिया तक। क्यों, अगर ये ले लैंडफॉल का कंडीशन क्या होता है, व्हाट इज द लैंडफॉल। चक्रवात में क्या क्या मेन होता है, एक तो आई होगा जो बीच वाला, फिर आई वॉल होगा जहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है और जहाँ पे स्पीड बहुत हाई होता है। आई जो होता है कॉम कंडीशन होता है। आई वॉल जो होता है सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस आई वॉल में होता है, चक्रवात पढ़ा होगा आप लोगों ने। फिर जब आई वॉल लैंड पे जब आएगा तो उसका वाटर रिसोर्स खत्म। वाटर रिसोर्स खत्म का मतलब चक्रवात की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, फिर वो गायब हो जाएगा। लेकिन वो गायब होते होते भी इतना एरिया को अपने चपेट में ले लेता है क्योंकि उसका रेडियस बहुत है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये लैंडफॉल का क्या कंडीशन होता है। लैंडफॉल कब माना जाता है, जब आई उसका लैंड पे आ जाए। तो आई का जो रेडियस होगा वही 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर होगा। तो जब तक वो खत्म होगा तब तक तो डिस्ट्रॉय कर चुका होगा ना, क्योंकि स्पीड तो तुरंत खत्म नहीं होगी। गाड़ी में अगर ब्रेक फेल हो जाए तो रुकते रुकते भी तो कुछ आगे जाता है, कुछ एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है। सेम इज द केस विद द लैंड। क्या क्या याद रखना है इस वाले में आपको, यहाँ का पहले तो नाम याद रखिए। संतूर डैम में जो हुआ है काफी तेजी से पानी छोड़ा है, और साइक्लोन का नाम फेंगल है। ये तो हम लोग कई बार पढ़ रहे हैं, अब तो याद हो गया होगा फेंगल। यहाँ पे नेक्स्ट है कि प्लेस ऑफ द चैरिटी इन एन इनइक्वल सोसाइटी। यहाँ पे मेन डिस्कशन ये है कि जो आप कह रहे हैं, जैसे ये केस है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का नाम सुना है, रिचेस्ट पर्सन आते हैं, माना जाता है कि इन्होंने ये जो शेयर मार्केट है उसमें पैसे लगा के बहुत कमाए हैं। ठीक है, तो उन्होंने $52 बिलियन इन्होंने चैरिटी में दिया है। 52 बिलियन का मतलब क्या हुआ, 1,000 से मल्टीप्लाई करूँ तो मिलियन में आएगा। ठीक है, मिलियन को अब करोड़ में बदल दिया जाए तो एक जीरो हटा दो, 5,200 करोड़ डॉलर अभी है। और डॉलर को रुपए में अगर बदलना हो तो 80 से गुणा कर दो, एक जीरो बढ़ा दो तो फिर 52,000, और 80 की जगह पे 100 मान लिया जाए, एक और जीरो बढ़ा दो तो 5,20,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। पैसे में समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है कितना पैसे दिए हैं। तो लगेगा कि अरे पूरा पैसा ही दे दिया, बहुत पैसे दे दिए, बड़े मतलब अच्छे आदमी हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये चैरिटी का सिस्टम ही क्यों आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लोग होते हैं वो पैसे कमाने के लिए ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छा तरीका अपनाते हैं। ये पैसे कमाने के लिए कहीं ना कहीं जो वर्कर्स हैं उनका खून पसीना चूसते हैं और खुद कमाते हैं, अपना पैसा खूब इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद ये चैरिटी दे देते हैं, तो उनका नाम भी हो गया। लेकिन दिक्कत है कि प्रोसेस ही सही नहीं है ना। चैरिटी दे के तो आपने ठीक है, पता नहीं सही चीजें की या नहीं की, आपने पैसे तो दे दिए, अब चैरिटी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको कौन पता है। लेकिन अगर सोसाइटी सही है, हर आदमी को उसकी हिस्सेदारी बराबर तरीके से मिले, तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी के चांसेस ही कम होंगे। पहली बात, आपने चैरिटी तब दिया क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत कर लिया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी आगे सबको बराबर दी जाए तो मेरा भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। क्लियर हो रही है चीजें। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अक्रॉस द जनरेशन इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द सोसाइटी। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्होंने ये बोला है कि जैसे आपने पैसे कमाए, लेकिन पैसा इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि सिस्टम सही नहीं था, आपने लोगों का लूटा। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अमेजन का जो एग्जांपल दिया है, अमेजन के जो है, अब ये कह रहे हैं कि अमेजन के भी इन्होंने चैरिटी बीच में पैसे बहुत दिए थे, लेकिन इन्होंने जब कमाए थे तो अमेजन के जो वर्कर्स थे उनको तो दौड़ाते हैं, उनको तो सही से पैसा नहीं देते हैं। डिलीवरी का 10 रुपए 12 रुपए एक डिलीवरी का देते हैं, फिर वो पूरा उसका खून चूस लेते हैं, उनका तो ग्रोथ नहीं होता है। वो लोग का ना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। अगर सैलरी आप सही से दे रहे होते तो कहीं ना कहीं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता जो अमेजन में काम कर रहे हैं।
क्लियर हो रही है? तो ये कह रहे हैं जो वर्कर्स है उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है? जैसे आप तो पैसे खूब कमा रहे हैं, जैसे जेफ बेजोस का एग्जांपल दिया है, तो ये अमेजन के मालिक हैं। अमेजन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग मार्केटिंग करते हैं, पता है कि नहीं? अमेजन, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, मिंत्रा का सुना है, वैसे अमेजन भी एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी होती है। उसके जो मालिक हैं जेफ बेजोस हैं। अब ये चैरिटी की है, लेकिन अब ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि आपने चैरिटी किया, बड़ा महान काम कर दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि जो आपके वर्कर्स हैं उसको तो सैलरी आप नहीं देते थे प्रॉपर तरीके से, उनकी तो लिविंग की कंडीशन बहुत बेकार है। तो अगर आपने सिस्टम सही होता तो कहीं ना कहीं उन लोगों का ही इतना लिविंग कंडीशन अच्छा हो जाता कि आपको अलग से चैरिटी करने की जरूरत ही नहीं होती। इन्होंने कहा कि स्टैगनेट वेज था उनका, वर्किंग कंडीशन बद से बदतर था एकदम। कितना भी धूप हो आप भेजेंगे कि ले जाओ डिलीवरी करके ले आओ, वहां पे तो आप प्रॉपर तरीके से उनको तो फैसिलिटी तो देते नहीं है कि प्रॉपर तरीके से गाड़ी उनके लिए भेजें, बाइक पे ही भेज देंगे कितना भी लू चलता रहे। तो दैट इज द कंडीशन। फिर इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी इसमें कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका साथ देती है। जैसे कि यूनियंस होते हैं, यूनियंस आपने फैक्ट्री में सुना होगा कि यूनियंस होते हैं, क्या यूनियंस डिमांड करते हैं कि वेज बढ़ाया जाए, हमारा कंडीशन बढ़ाया जाए। अब देखिएगा जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, ये यूनियंस जो होते हैं उनको बंद करवा देते हैं, इलेक्शन होने ही नहीं देते हैं। अब इलेक्शन नहीं होने देगा, यूनियंस नहीं रहेगा, तो वर्कर्स अकेले तो जाके लड़ाई करेगा नहीं, उसको तो कभी भी निकाल देंगे ना, क्योंकि जॉब की जरूरत सबको है। जॉब की जरूरत सबको, एक को हटाएंगे दो लोग पीछे खड़े हैं जॉब लेने के लिए। तो यूनियन होता है तो क्या होता है कि वो डिमांड करता है मिल के, एक साथ 2000 लोग अगर डिमांड करते हैं तो उनको लगता है कि 2000 एकदम चले जाए, जॉब करना बंद कर दे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। एक दो के ना आने से तो फैक्ट्री बंद नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट खुद ही यूनियन को बंद कर देता है और स्टैगनेट ग्रोथ कंडीशन क्रिएट कर देता है। दैट इज द अदर रीजन। दूसरी बात यह है कि जो एक बहुत ही बड़े थॉमस पिकैटली है, पिकैटी, ये इकोनॉमिस्ट हैं, खासकर इन्होंने इनइक्वालिटी समाज में क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का नहीं हो रहा है, इस पे इन्होंने थ्योरी दिया। इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है अगर वो टैक्सेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करे। टैक्सेशन का मतलब अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए, और रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब गवर्नमेंट स्कीम के रूप में ज्यादा से ज्यादा गरीबों के लिए स्कीम बनाए। जैसे कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, तो कहीं ना कहीं गरीबों को फायदा होगा। जो लोग 200 यूनिट तक कंज्यूम कर रहे हैं, गरीब ही करेगा, क्योंकि अगर आप एसी ओसी लगाते हैं तो बहुत ज्यादा जाता है। तो कहीं ना कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ये है। गवर्नमेंट और भी स्कीम दे सकता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो हमारा ये आयुष कार्ड है, आयुष्मान भारत योजना जो हमारा चल रहा है, उसमें भी तो क्या है 5 लाख तक हम लोग दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबों का फायदा हो रहा है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अमीरों से आपने टैक्स लिया और हॉस्पिटल पे लगाया जिसमें गरीब आगे करेंगे। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट करके करा सकती है। ऊपर से गवर्नमेंट ये भी ध्यान दे कि मिनिमम वेज जो है वो हमेशा बढ़ता रहे, और जो कंपनसेशन है वो अमीर लोगों की जगह पे गरीब लोगों पे दिया जाए। क्लियर हो रही है? इसका यूज आप एसए में भी कर सकते हैं। इनइक्वालिटी, जीएस पेपर 3 में इनइक्वालिटी की बात आएगी, फिर आप सोसाइटी में भी आप लोग ये यूज कर सकते हैं। जो ये आर्टिकल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिले इन द फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? दिस इज इन द यूरोप। आप देखेगा वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था, ऑस्ट्रिया का बहुत मेजर रूप था, वहीं पे सक्सेशन को डिस्प्यूट को लेके हुआ था। तो ऑस्ट्रिया में इस समय थोड़ा सा कंडीशन ऐसा है कि कोई भी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करने के उस मेजॉरिटी पे नहीं जा पा रही है। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिर्फ एक ही बात चाहिए होती है जब गवर्नमेंट फॉर्म करना होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि टोटल मेंबर्स उनका मेजॉरिटी, उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग से कुछ नहीं लेना होता है, टोटल मेंबरशिप से लेना होता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वहां पे कोई पार्टी नहीं है, और जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट पाई है वो पार्टी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, वो राइट विंग है। पहले खासकर वो होता है ना हेट फैला के पावर में आना, होता है ना कि आप मुस्लिम्स के खिलाफ हेट फैला दीजिए, आप रोहिंग्या के खिलाफ हेट फैला दीजिए, या आप तमिलियंस के खिलाफ हेट फैला दीजिए, होता है ना इस तरीके का। तो वो सब केसेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यही डिस्कशन है। तो एक बार ऑस्ट्रिया को मैप में आप लोग देख लीजिएगा, उसका कैपिटल क्या है वो देख लीजिएगा, आसपास का जो कंट्रीज उसको टच करता है ये देख लीजिएगा। अब ये जो राइट विंग है वो बहुत प्रो रशियन है, जो पार्टी के लीडर हैं, हर्बर्ट किकल नाम है इनका,
और एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजी है। इतने राइट हैं कि इन्होंने जो मॉस्क है वो सब उन्होंने बंद करवा दिए हैं, कि मुस्लिम्स के खिलाफ काफ़ी है टोड है, ठीक है। माइग्रेशन को लेके काफ़ी है कि बाहरी लोग आके हमारा जॉब खा जा रहे हैं, तो माइग्रेशन भी हम नहीं होने दें। यहाँ पे डिस्कशन है कि शुड एआई बी बैंड फॉर द स्पोरेडिक ले ऑफ द बिग टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे है स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है? स्पोरेडिक का मतलब होता है कि कहीं कहीं कभी कभी। स्पोरेडिक का मतलब होता है सडनली कहीं से हो जाए, नहीं होता है कि कहीं से लीकेज हो गया, तो स्पोरेडिक मतलब कभी कभी और कहीं कहीं। क्लियर हो रहा है? जैसे बारिश हो, हम कहें कि स्पोरेडिक है, कभी आप महाराजगंज में हो रहा है तो कभी संत कबीर नगर में हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न नहीं है। एक होता है ना कि पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा। स्पोरेडिक का मतलब कहीं से भी। जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं 10 पेन बांटना है, मैं किसी को 4-5 को स्पोरेडिक जाके दे दूं, कोई प्लान नहीं है। एक होता है ना प्लान मैनर में कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स पाएगा, जो टॉप करेगा उसको दूं। स्पोरेडिक का मतलब सडनली जाके किसी किसी को मैं दे दूं, स्पोरेडिक, ठीक है। ले ऑफ का मतलब होता है जॉब से निकालना। इन बिग टेक का मतलब बड़े बड़े जो टेक्निकल कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनके आने से, खासकर एआई के आने से ऐसी चीजों को फेस करना पड़ा। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे रोबोटिक्स हो गया, चैट जीपीटी, ऐसे जो खुद इंसान का काम करने लगे, दैट इज द एआई। तो इस पे यही डिस्कशन है कि ओवरऑल क्या पैटर्न है, उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए, सिर्फ आप इतना ही जानिए। ट्रम्प के आने से कह रहे हैं कि चाइना और यूरोप दोनों को ही दिक्कत है। चाइना को किस लिए दिक्कत है? टैरिफ को लेके, टैरिफ वॉर चलेगा, वहां से जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको ये हाइक करेंगे। और यूरोप से दिक्कत है नाटो को लेके, जो ट्रम्प का है वो व्यू बहुत अलग है। नाटो ओवरऑल सिक्योरिटी को लेके बहुत अलग है, जो रशिया के प्रति रवैया है वो बहुत अलग है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो अनप्रिडिक्टेबल है। तो यूरोप अभी तक प्रिडिक्टेबल था कि मुझे इसके साथ स्टैंड लेना है। जैसे यूक्रेन के बहुत सपोर्टर था यूरोप, पहले यूरोपियन यूनियन में वो शामिल होने वाला था। अब ट्रम्प को कुछ नहीं लेना है कि यूक्रेन किसके साथ जा रहा है, हमें नहीं लेना, हमें युद्ध में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। वो कह रहा है कि ये यूरोप की लड़ाई है, यूएस क्यों अपने सोल्जर को भेजे, यूरोप अपना रिसोर्स क्यों दे। युद्ध होता है तो पैसे भी तो लगते हैं, आपको अपने एरोप्लेन भेजने पड़ते हैं, जेट भेजने पड़ते हैं, आपके आर्मी मरती है। कहीं ना कहीं ट्रम्प इन सबके सपोर्ट में नहीं। चंडीगढ़ इज द लीड इन द इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये क्लियर है ना, कौन कौन सा क्रिमिनल लॉ था। तो ये सब पहले कहाँ कौन इम्प्लीमेंट किया है, वही तो है, मेन न्यूज़ तो यही है ना यहाँ पे। चंडीगढ़ लीड्स द इन्फोर्सिंग क्रिमिनल लॉज। तो पीसीएस में यही पूछेगा ना, पहला जो है वो किसने कहा? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ क्या है? यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज। ये करना काफी कठिन था क्योंकि जो न्यू लॉज है वो काफी कुछ, जैसे सबको टैबलेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हर चीज हम डिजिटाइज की बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना था, ये सब चीजें अभी थी नहीं। इसीलिए इसको शिफ्ट करने के लिए और स्टेट टाइम ले रहे हैं, क्योंकि रिसोर्स भी तो चाहिए हर चीज के लिए। न्यू टैबलेट हर पुलिस के पास आना चाहिए कि सब कुछ डिजिटली रिकॉर्ड हो। अभी भी हम लोग देखिए यूपी बिहार सब जगह पेन कॉपी अभी भी चला रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। तो ये सब चीजों के लिए अभी टाइम चाहिए, इसीलिए स्टेट्स इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बुर्किना फासो में अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक बार बुर्किना फासो का मैप में लोकेशन आप लोग मैप कीजिएगा और इनका नाम देख लीजिएगा। दिस इज द रिमतल्बा जीन इमानुअल। पीसीएस में ये सब चीजें पूछी जा सकती। घाना का भी एक बार, अफ्रीका में घाना है तो उसका एक बार लोकेशन देख लीजिएगा। ये सब चीजें एक एक लाइनर वाली हैं पीसीएस में, इसका नाम बस आपको याद रखना है कि घाना कहाँ पे है और जो जीते हैं उनका नाम क्या है, एक बार देख लीजिएगा। सूडान का जो कैपिटल है दैट इज द खार्तूम। ये सब मैप में जाके करना है घर पे, जो भी मैं भेजूंगा अभी तुरंत अपलोड होगा, तो यू हैव टू लोकेट इन द मैप। ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक सिनेगॉग पे अटैक हुआ है। सिनेगॉग का मतलब समझिए कि दिस इज द यहूदियों का जो जगह होता है, दैट इज द टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों का होता है वैसे यहूदियों का जो होता है दैट इज सिनेगॉग। सिनेगॉग एजुकेशन, वहाँ पे पढ़ाई भी होता है। हर आप देखिएगा जहाँ पे भी टेम्पल्स मॉस्क होते हैं वहाँ पढ़ाई भी पहले होता था। तो शुरुआत ऐसे ही था, जब यहूदियों को लोग मारना स्टार्ट किया यूरोप में, तो उन्होंने जो पहले जगह पे मिल के डिस्कशन, बातें, एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश किया था, वो सिनेगॉग से ही स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही सिनेगॉग स्टार्ट हुआ था। तो सिनेगॉग जो जगह है वो एजुकेशनल सिस्टम भी होता है, दैट इज फॉर द सोशल इंटरेक्शन भी होता है, एंड प्रेयर्स, एजुकेशन एंड द सोशल इंटरेक्शन, तीनों को ही वहाँ पे हम फॉलो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। हियर वी विल कंक्लूड आवर सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।